बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, गज़ा की पट्टी से बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं। हमास और इसराइल के दरमियान 7 रोज़ा जंगबंदी के माहिदे के ख़त्म होते ही इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से इस वक़्त बमबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुतादिद शहादतों की खबरें अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी हैं। एक तो आज के इस प्रोग्राम में इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। वहीं साथ-साथ अचानक ये दोबारा जंगबंदी का माहिदा क्यों ख़त्म हुआ और नेतन्याहू के क्या अज़ाइम हैं, वो क्या करना चाह रहा है, और फिर हमास के मुजाहिदीन बिलखुसूस अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से दो टोक क्या पैगाम जारी हो चुका है इसराइल को, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, कतर के एयरपोर्ट पर जर्मन सदर को आधा घंटा इंतज़ार क्यों करना पड़ा, वो भी जहाज़ के बाहर हाथ बांध कर खड़े, उनको आधा घंटा रहना पड़ा, वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, स्पेन के वज़ीर आज़म की जानिब से एक ज़बरदस्त बयान सामने आने के बाद नेतन्याहू आग बगौला होकर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कदम उठा चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि आजकल हमारा फेसबुक पेज जो है वो गज़ा के हवाले से रिपोर्टिंग करने की वजह से हमारा पेज जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहा है, तो आपके ताउन का हमें दरकार है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि हमार और इसराइल के दरमियान जो है 24 नवंबर से बाकायदा जंगबंदी का माहिदा हो चुका था। ये माहिदा पहले 4 रोज़ का हुआ, फिर उसके बाद इसमें 2 रोज़ का इजाफ़ा किया गया और उसके बाद जो है कतर के ताउन से ही एक और रोज़ का इजाफ़ा किया गया। यूँ 7 रोज़ा जंगबंदी का माहिदा हो चुका था और इस दौरान कई जो यरगमाली थे उनको हमास के मुजाहिदीन ने छोड़ा और कई इसराइल के जेलों में कैद फ़लस्तीन के मासूम बच्चे और ख़वातीन जो थे उनको छुड़वाने में हमास के मुजाहिदीन भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। और हमास के मुजाहिदीन की जानिब से सख्त किस्म की शराइत रखने की के बदौलत ही एक के बदले 3 फ़लस्तीनियों को छुड़वाने में वो कामयाब हो चुके हैं। यानी 50 फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने इसराइली जो यरगमाली थे उनको छोड़ने पर 150 जो हैं वो जो फ़लस्तीन के मासूम लोग थे वो इसराइली जेलों से रिहा हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब वहीं साथ-साथ जिस वक़्त ये रिहाई का मामला चल रहा था तो उस दौरान भी तकरीबन 133 मासूम फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौजियों ने गिरफ़्तार करने में वो कामयाब हो चुके थे। लेकिन 7 रोज़ा जंगबंदी का जो माहिदा था वो आज सुबह, यानी आज जुमे की सुबह जो है ये माहिदा ख़त्म हुआ और ख़त्म होते ही इसमें मज़ीद कोई तोसी नहीं हो सकी, जिसके बाद इसराइली जो तैयारे थे उन्होंने शुमारी गज़ा में बाकायदा धमाके, बमबारी और फिर वहाँ फायरिंग जो है बाकायदा करना शुरू की, जिसकी वजह से मुतादिद वहाँ शहादतें भी हो चुकी हैं। और नाज़रीन, फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि इसराइली तैयारों ने गज़ा में फ़िज़ाई हमले करने बाकायदा शुरू कर दिए हैं और फ़लस्तीनी मीडिया का भी ये कहना है कि इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस के मशरकी इलाके में बमबारी की और गज़ा के मगरबी इलाके में बमबारी की जा रही है। जबकि गज़ा में इसराइली जासूस जो तैयारे हैं वो भी निचली सतह पर परवाज़ें करना बाकायदा शुरू कर दी हैं। और फ़लस्तीनी मीडिया का ये कहना है कि इसराइली फ़ोर्सेस ने जबालिया में घर को एक निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहाँ मज़ीद झड़पें तेज़ हो चुकी हैं और अब तक ये बताया जा रहा है कि 3 फ़लस्तीनियों की शहादतों का कन्फ़र्म हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें बहुत से ज़ख्मी भी हैं और मज़ीद शहादतों का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और नाज़रीन, इसराइली मीडिया का दूसरी जानिब ये कहना है कि जुमे के सुबह गज़ा से एक रॉकेट जो है बाकायदा फायर किया जा चुका है हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इसराइल की सरज़मीन के अंदर। उसके हिट होते ही वहाँ से लोगों को भगाया जा चुका है और वहाँ बाकायदा इलाके में सायरन जो है वो बजाकर लोगों को खबरदार किया जा चुका है। और इसराइली फोर्सेस का ये एक बयान है, उन्होंने जारी किया दावा है कि गज़ा की पट्टी में हमास के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ किया जा चुका है और इसराइल ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि मुज़ाहिमती ग्रुप ने माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली सरजमीन पर फायरिंग की है। हालांकि ये सरासर झूठ है,
کہ حماس کے مجاہدین کی جانب سے کوئی بھی جنگی اصولوں کی پامالی نہیں ہوئی ہے، نہ تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کوئی ہوئی ہے، بلکہ مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد خود اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین کے اندر جو ہے حملے کرنا باقاعدہ شروع کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جوابی جو کارروائیاں ہیں حماس کے مجاہدین کی جانب سے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ اور ناظرین، جنگ بندی کے دوران جو ہے جو لاسٹ ڈے تھا، یعنی 7ویں روز جو ہے 8 اسرائیلی یرغمالیوں کو حماس کے مجاہدین نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے 30 فلسطینیوں کو وہ رہا کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یعنی جنگ بندی کے لیے صرف اور صرف چند گھنٹے رہ گئے تھے، اس میں 30 فلسطینی جو ہیں وہ رہا ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ حماس نے پہلے فرانس کی دوہری شہریت کی حامل 21 سالہ لڑکی اور 40 سالہ خاتون کو رہا کر دیا، جس کے بعد 2 بچوں اور 4 خواتین سمیت مزید 6 افراد کو انہوں نے رہا کر دیا تھا، جس کے بدلے جو ہیں فلسطینی 23 بچوں سمیت 7 خواتین کو رہا کیا جا چکا ہے۔ اور یہ جو فلسطینی شہری تھے وہ ریڈ کراس کے حوالے کر دیے جا چکے تھے، اس کے بعد وہ رہا ہو کر اب واپس آ چکے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل کی جیلوں میں صرف اور صرف معصوم جو فلسطینی بچے ہیں یا تو پھر خواتین ہیں بڑی تعداد میں، جن کی رہائی کے لیے اس وقت جو ہے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ 7 روزہ جنگ بندی کے معاہدے کے ختم ہوتے ہی دوبارہ یہ بمباری کا سلسلہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے 2 روز قبل باقاعدہ یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہمارے 3 اہداف ہیں، اس کے وصول تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا ہدف ہمارا حماس کا خاتمہ ہے، جو ان کا ایک بھیانک خواب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حماس کے مجاہدین کا خاتمہ، یہ وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ پوری ایمان کے ساتھ، یقین اور ایک توقع کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حماس کے مجاہدین کا خاتمہ جو ہے وہ نیتن یاہو اور اس کی پوری ٹیم اور اسرائیل کا ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حزب اللہ کا بھی خاتمہ کریں گے 2011 میں، کہا تھا کہ ہم صف ہستی سے مٹائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے پیچھے جو ایران ہے، ایران کا خاتمہ ہمارا بنیادی ایک فریضہ ہوگا، اور انہوں نے کہا تھا کہ دنیا سے ہم ایران کو تنہا کریں گے۔ لیکن آج اسرائیل خود تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کر کے ایک راہداری جو ہے وہ اسرائیل کے درمیان سے گزار کر پورے عرب ممالک سے خود کو تسلیم کروانا چاہ رہا تھا۔ پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا، لیکن وہ تمام عزائم دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جس ایران کو وہ بالکل ہی تنہا کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایران کے جتنے بھی مزاحمتی جو گروپس ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، وہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اور جس حزب اللہ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، آج جو ایک مضبوط طاقت بن کر سامنے آنے کی وجہ سے ان کو صرف اور صرف پسپائی اور رسوائی کے سوا لبنان کی سرحد میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ ان کے اہداف کو ٹھیک نشانے میں لے کر ان کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سوائے افسوس اور ماتم کے کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو وہ لبنان کی سرزمین کے اندر حملے کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اسرائیل، اور وہیں ساتھ ساتھ حزب اللہ کے جوانوں کا تو یہ پہلا ایک کارروائی تھی، ایک پہلا حملہ تھا۔ اس میں بھی انہوں نے شاندار طریقے سے اسرائیل کی سرزمین کے اندر گھس کر انہوں نے وہ عبرتناک طریقے سے ان کو پسپا کروایا، جس کا یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہاں، دوسری جانب پہ فلسطین کی سرزمین میں اسرائیل کی جانب سے فضائی بمباری میں معصوم لوگوں کو ہی نشانہ بنا کر وہ اپنا جو غصہ ہے اور جو ان کے عزائم ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن حماس کے مجاہدین کے ساتھ وہ غزہ کی پٹی کے اندر نہ تو وہ زمینی کارروائیوں میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، نہ تو فضائی کارروائیوں میں کوئی حماس کے مجاہدین کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، سوائے ان کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا ہے۔ تو یہ جو اہداف ہیں ختم کرنے کا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کو آزاد کروانا، ان کو رہا کروانا ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ اور یہ بھی ان کا خوف ہی ہو سکتا ہے، جب تک آپ جنگ بندی کے ساتھ پراپر ایک مذاکرات کے ذریعے اگر چھڑوانا چاہے تو حماس کے مجاہدین کا دل بہت بڑا ہے، وہ اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے آپ کی یرغمالیوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جیت سکیں گے، کیونکہ جتنے بھی سرنگیں بنائی جا چکی ہیں وہ نامعلوم ہے اور وہ اتنی طویل ہیں، وہاں صرف اور صرف آپ کے لیے موت کا جو فرشتہ ہے وہی وہاں آپ کو نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر آ سکتا ہے۔ اور تیسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورے دنیا میں جو اسرائیل کے خلاف جو چیزیں اٹھ رہی ہیں، جو گروپس اٹھ رہے ہیں، ہم نے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی ان کا خواب ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین،
इस वक़्त जो हैं दोबारा जंग शुरू हो चुकी है। अब देखें आगे जाकर कैसे कतर दोबारा एक बार फिर किरदार अदा करके इस जंगबंदी को हमेशा के लिए एक जंगबंदी का एक माहिदा करवाने में कामयाब होते हैं और अरब ममालिक खामोश हैं इस वक़्त। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मज़ीद उनकी जानिब से क्या पेशरफ्त हो जाती है। और साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि हमास की कैद में आज जो रिहाई पाने वाले जो लोग थे वो बड़े खुश थे और उन्होंने उनके वहाँ ताउन के हवाले से ज़िक्र किया है और हमास के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इत्मीनान का उन्होंने इज़हार किया है। और उसके साथ-साथ नाज़रीन आज कतर के एयरपोर्ट पर जर्मन सदर को आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा था। उसकी वजह ये बनी थी कि कतर पहुँचने के दौरान जो हैं जर्मन जो सदर थे वो आधा घंटा पहले पहुंच चुके थे। उसकी वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार करना पड़ा और हमास के कैद में जर्मन कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात के लिए जर्मन सदर कतर पहुंचे तो सिक्योरिटी भी वहाँ थी और रेड कारपेट भी था। बाज़ाबिता इस्तकबाल के लिए कतरी एहलकार नहीं था। उसके इस्तकबाल के लिए क्योंकि ये पहले ही पहुंच चुके थे, वक्त से पहले पहुंच चुके थे और जिसकी वजह से जर्मन सदर वक्त से पहले वहां पहुंच चुके थे, इसलिए त्यारे के दरवाजे पर आधा घंटा हाथ बांधकर उनको खड़ा रहना पड़ा। और उसके साथ साथ नाज़रीन स्पेन के वज़ीर आज़म की जानिब से इसराइली बर्बरियत ज़ुल्म और सितम के हवाले से जो गज़ा के अंदर जो बर्बरियत थे, उस हवाले से उनके एक बयान पर बाकायदा इसराइल की जानिब से स्पेन से अपना जो सफ़ीर था, उसको वापस बुलाया जा चुका है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि इस वक़्त इसराइली सफ़ीर को मुशावरत के लिए हमने तलब किया है और उन्होंने कहा कि इनका जो बयान था नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान था। नाज़रीन ये थी वो अपडेट जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।